मैं एसपी शर्मा आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ। यह आर्थिक मंदी का दौर 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी को शुरू हुआ, इसलिए इस दिन को ब्लैक थर्सडे के नाम से जानते हैं। ब्लैक थर्सडे के नाम से जानते हैं। 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी को आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ और यह 1932 ईस्वी तक चली। 24 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे के नाम से जानते हैं। आर्थिक मंदी के दौर के कारणों की अपन बात कर रहे हैं। पहला कारण व्यापार चक्र का प्रभाव। व्यापार चक्र क्या होता है? व्यापार चक्र होता है आयात और निर्यात। आयात होता रहता है, निर्यात होता रहता है, तो एक जो है चक्र चलता रहता है, एक संतुलन उसमें जो है बना रहता है। इसे व्यापार चक्र कहते हैं। लेकिन यह व्यापार चक्र में जो है कमी आई, यानी आयात और जो निर्यात है उसका संतुलन जो है बिगड़ गया और उसके बिगड़ने से मूल्य में गिरावट आई और बेरोजगारी बढ़ गई। और इस कारण से आयात और निर्यात का जो चक्र था वह टूट गया और इस चक्र के टूटने से आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ, विशेषज्ञ यह मानते हैं। दूसरा आर्थिक मंदी का कारण प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उससे ऐसी परिस्थितियां बनी जो आर्थिक मंदी के लिए उत्तरदायी थी। तो ये कौन कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण से आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ? तो उसमें जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें सैनिक सामग्री की आवश्यकता हुई। देश हैं वो सैनिक सामग्री को खरीदने लगे, तो सैनिक सामग्री का जो उत्पादन था वो बढ़ना स्वाभाविक था। ये उत्पादन जो है बढ़ रहा था और जब सामग्री का उत्पादन बढ़ता है तो उद्योग धंधे भी लगाए जाते हैं, वो भी बढ़ते हैं। और जब उद्योग धंधे बढ़ते हैं तो उसके लिए जो है रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी स्थिति में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे थे और इसके साथ में जो मजदूरी थी वो भी बढ़ रही थी, यानी मजदूरी भी बढ़ गई थी और इसके साथ में लाभ भी बढ़ता जा रहा था। तो इन परिस्थितियों के कारण से सैनिक सामग्री की मांग निरंतर बढ़ रही थी, क्योंकि युद्ध में जो है सैनिक सामग्री की ज़रूरत थी। तो ऐसी स्थिति में जो है सैनिक सामग्री का उत्पादन करना आवश्यक हो गया था। तो रोजगार के अवसर पैदा हुए, मजदूरी अच्छी मिलने लगी और लाभ भी अच्छा मिलने लगा। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो कुछ दिनों तक तो ये जो है चलता रहा, अर्थात रोजगार भी मिलता रहा और मजदूरी भी उनको अच्छी मिलती रही, लाभ भी अच्छा होता रहा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के कुछ समय बाद जो है ये स्थिति एकदम से जो है उलट हो गई और इस उलट स्थिति से रोजगार के अवसर कम हो गए, रोजगार मिलना बंद हो गया, लगभग मजदूरी जो है वो मिलना बंद हो गई और लाभ जो है वो भी होना बंद हो गया। इसलिए ऐसे दौर के लिए प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां उत्तरदायी थी। तो ये प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न जो परिस्थितियां हुई वो भी आर्थिक मंदी का कारण बनी। तीसरा कारण बचत, विनियोग व कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन की अति।
बचत, विनियोग व कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन की इस काल में उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा था, लेकिन बचत जो है वो कम हो रही थी। हालांकि लाभ बढ़ रहा था लेकिन बचत नहीं हो रही थी, क्योंकि लोग जो हैं इस पूंजी को और अधिक धन कमाने के लिए उद्योग धंधों में लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में जो है जो बचत थी वो कम हो रही थी। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था, कृषि में उत्पादन बढ़ रहा था, उद्योगों में उत्पादन बढ़ रहा था, विनियोग हो रहा था, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था, आयात निर्यात हो रहा था, ये सब हो रहा था, लेकिन बचत कम हो रही थी और उत्पादन बढ़ रहा था। लोग ये सोच रहे थे कि वो और अधिक धन कमाएं, क्योंकि वस्तुओं की जरूरत होगी, मांग बढ़ रही थी वस्तुओं की, इसलिए उत्पादन भी बढ़ना स्वाभाविक था। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोग जो है धन खर्च कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जो है बचत हो पाना मुश्किल था, इसलिए बचत कम हो रही थी, लोगों के पास में पैसा नहीं था। चौथा कारण, सोने का विषम विभाजन। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 60% सोना अमेरिका और फ्रांस के पास में था। 60% जो सोना है वो अमेरिका और फ्रांस के पास में था, इसलिए सोने का विषम विभाजन यहाँ पर था, क्योंकि 40% सोना ही और अन्य देशों के पास में था, केवल 2 देशों के पास में 60% सोना था। तो सोने का विषम विभाजन होता है, और हम जानते हैं कि जो सोना है वो मुद्रास्फीति का आधार होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सोना मुद्रास्फीति का आधार होता है। और इससे क्या होता है, सिक्के की कीमत बढ़ जाती है, और जब सिक्के की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तुओं की कीमत गिर जाती है, इसमें संबंध होता है। जब सिक्के की कीमत बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमत गिर जाती है, और इस कारण से जो है जब वस्तुओं की कीमत गिर गई तो आर्थिक मंदी का जो दौर है वो शुरू हो गया। और ये जो है सबसे पहले इसका जो शिकार बना वो ब्रिटेन पड़ा। सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो शिकार हुआ वो ब्रिटेन हुआ, अर्थात सबसे पहले प्रभाव ब्रिटेन पर पड़ा। तो सोने का जो विषम विभाजन था वो आर्थिक महामंदी के लिए उत्तरदायी था। पांचवा कारण, संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता का मतलब है कि हर कोई देश आत्मनिर्भर बनना चाहता था, वह कम से कम वस्तुओं को मंगाना चाहता था और अधिक से अधिक जो है वस्तुओं को बेचना चाहता था। ऐसी स्थिति में संकुचित राष्ट्रीयता के कारण से देशों का जो उत्पादन था वो बिक नहीं रहा था, और ऐसी स्थिति में उत्पादन जो है देशों के पास में पड़ा हुआ था, और जो है आर्थिक मंदी के लिए यह उत्तरदायी बना। इसलिए संकुचित राष्ट्रीयता का जो भाव देशों के बीच में बना, उसके कारण से विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ। छठा, सट्टेबाजी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। सट्टेबाजी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। अमेरिका ने ये देखा कि मुनाफा बढ़ रहा है तो क्यों न अधिक मुनाफा कमाया जाए, इसलिए जो धन था वो अमेरिका के लोगों ने अपने उद्योग धंधों में लगा दिया, और जो है इस पे एक प्रकार से सट्टेबाजी शुरू हुई। जितना भी धन उनके पास में था वो अधिक मुनाफा कमाने के लिए जो है उद्योगों में लगा दिया, और उद्योगों में जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया। इसलिए उनका जो उद्योगों में जो उत्पादन किया गया था वह उत्पादन जो है पड़ा रहा, उनका उत्पादन बिका नहीं, और जब बिका नहीं तो फिर जो है उनकी स्थिति खराब हो गई। इसलिए ये एक प्रकार से सट्टा था कि उन्होंने सारा धन जो है वो लगा दिया उद्योग धंधों में, और अब उनके पास में कोई धन नहीं था। इसलिए सट्टेबाजी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने भी जो है आर्थिक मंदी का दौर शुरू किया। सातवां कारण, आय के वितरण की विषमता में वृद्धि। आय के वितरण की विषमता में वृद्धि, इसका मतलब है कि आय जो है वो कम हो रही थी, लेकिन उस पर जो खर्चा है वो अधिक हो रहा था।
जो वस्तु जो बेची जा रही थी उसका मूल्य कम मिल रहा था और उस पर खर्च जो है लागत मूल्य जिसको अपन कहें लागत मूल्य ज़्यादा आ रहा था और जो है वो उस मूल्य जो वापस आ रहा था या जो विक्रय मूल्य था वो कम आ रहा था। इसलिए आय के वितरण की विषमता में वृद्धि होने के कारण से भी आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ। 8वां है यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था की निर्बलता। यूरोप में आर्थिक व्यवस्था जो है वो निर्बल हो चुकी थी, उनकी स्थिति जो है वो खराब हो रही थी, इसलिए यूरोप में आर्थिक व्यवस्था की निर्बलता बढ़ती चली गई। इसके बाद में अगला देखते हैं कारण 9वां उपभोग में कमी। उपभोग में कमी से मतलब ये है कि लोगों ने वस्तुओं को खरीदना कम कर दिया, उनकी क्रय शक्ति में गिरावट आ गई और जब क्रय शक्ति में गिरावट आती है तो उपभोग में भी कमी आती है। तो लोगों ने उपभोग में कमी करना शुरू कर दिया और जब उपभोग में कमी आती है तो उत्पादन भी बिकना बंद हो जाता है, उत्पादन जो है उद्योगों में फैक्ट्रियों में पड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में जो है आर्थिक मंदी का दौर शुरू होता है। इसलिए उपभोग में कमी के कारण से आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ 1929 में और 1932 तक चला। 10वां कारण है बेरोजगारी, यंत्र जनित बेरोजगारी, यानी उस समय जो है यंत्रों का विकास हो चुका था और फैक्ट्रियों में उद्योगों में जो है यंत्रों के द्वारा काम शुरू किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। उनको ये आशा नहीं थी कि जो है आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो जाएगा, इसलिए लाभांश उनको अधिक मिल रहा था। ऐसी स्थिति में यंत्रों को लगा करके अधिक से अधिक उत्पादन उन्होंने किया और इससे जो है बेरोजगारी बढ़ गई। 500 व्यक्तियों का काम जो है एक मशीन करने लगी। ऐसी स्थिति में जो है यंत्रों द्वारा बेरोजगारी हो गई और इससे जो है आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। तो ये कारण जो है रहे आर्थिक महामंदी के लिए। पहला व्यापार चक्र का प्रभाव, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ, तीसरा बचत विनियोग व कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन की अति या उत्पादन का बढ़ना, चौथा सोने का विषम विभाजन। इसके बारे में भी अपन ने बात की है कि अमेरिका और फ्रांस के पास में जो 60% सोना था वो जो है चला गया और अन्य देशों के पास में जो है ये सोना अब नहीं रहा। 5वां संकुचित राष्ट्रीयता, 6ठा सट्टेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति, 7वां आय के वितरण की विषमता में वृद्धि, 8वां यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था की निर्बलता, 9वां है उपभोग में कमी, क्रय शक्ति में कमी, 10वां है यंत्र जनित बेरोजगारी। अब इस आर्थिक महामंदी या विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए कुछ समाधान भी खोजे गए, कुछ उपचार भी खोजे गए। ये उपचार क्या खोजे गए इनकी बात भी अपन कर रहे हैं यहाँ पे। तो उपचार के लिए उपचार में पहला है मुद्रा पर नियंत्रण, दूसरा विनिमय दरों पर अंकुश, तीसरा आयात पर रोक, चौथा कठोर कानून बनाए, 5वां आयात निर्यात का संतुलन, 6ठा है सभी देशों ने मिलकर के प्रयास किया इसके लिए, 7वां है लंदन का विश्व अर्थ सम्मेलन हुआ और फिर इसके जो है प्रभाव की भी अपन बात करेंगे। तो उपचार में मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित किया गया कि जो मुद्रा का जो है फ्लो है उसको संतुलित किया जाए और इसके लिए आर्थिक मंदी का जो दौर है वो समाप्त किया जा सकता है। तो मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित करने का सभी देशों ने प्रयास किया। दूसरा विनिमय दरों पर अंकुश, कि आयात और निर्यात पर संतुलन कायम किया जाए, विनिमय जो दर है उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। ये तीसरा आयात पर रोक लगाई जाए, चौथा कठोर कानून बनाए जाए, 5वां आयात निर्यात का संतुलन बनाया जाए कि ये नहीं कि आयात अधिक बढ़ रहा है या निर्यात अधिक बढ़ रहा है, दोनों में जो है संतुलन बनाया जाए
ताकि जो है आर्थिक महामंदी का दौर समाप्त किया जा सके। छठा, सभी देशों ने मिलकर प्रयास भी किए। लौजान का सम्मेलन हुआ जून जुलाई 1932 में ये शुरू हुआ और इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि इस आर्थिक मंदी के दौर से किस प्रकार से जो है निपटा जाए, किस प्रकार से इस आर्थिक महामंदी के दौर को समाप्त किया जाए। तो लौजान का सम्मेलन हुआ जून जुलाई में 1932 में और इस पर चर्चा हुई। सातवां है लंदन का विश्व अर्थ सम्मेलन। जून 1933 में लंदन में सम्मेलन हुआ जिसमें 64 देशों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में भी आर्थिक महामंदी को दूर करने का प्रयास किया गया, सुझाव मांगे गए और इसमें जो है कई कानूनों पर चर्चा की गई। तो इस प्रकार से जो है उपचार करने के उपाय ढूंढे गए संपूर्ण विश्व के द्वारा, जिसमें मुद्रा पर नियंत्रण, विनिमय दरों पर अंकुश, आयात पर रोक, कठोर कानून बनाए, आयात निर्यात का संतुलन, सभी देशों से मिलकर प्रयास किए। सातवां लंदन का विश्व अर्थ सम्मेलन। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इस आर्थिक महामंदी का प्रभाव क्या रहा, किन देशों पर ज़्यादा पड़ा प्रभाव और किन देशों पर कम प्रभाव पड़ा। तो जर्मनी पर सबसे ज़्यादा आर्थिक महामंदी की मार पड़ी और इसमें 60 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। तो सबसे अधिक जो है आर्थिक महामंदी की जो चोट पड़ी वो जर्मनी पर पड़ी। दूसरा फ्रांस पर इसका प्रभाव कम हुआ और फ्रांस फ्रैंक जो उसकी मुद्रा थी उसकी साख बचाने में यह कामयाब रहा। तो फ्रांस पर जो है वो प्रभाव जो है कम पड़ा, जर्मनी पर सबसे ज़्यादा पड़ा। तीसरा जो देश था रूस पर भी ज़्यादा अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, रूस पर भी ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा। और इसके बाद में चौथा देश है अमेरिका। अमेरिका की स्थिति देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व अमेरिका पर ऋणों का भार था, अर्थात उसके जो है वो कर्जे में डूबा हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व कर्जे में डूबा हुआ था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने अपनी सामग्री बेची और वह अपने मित्र राष्ट्रों को सैनिक सामग्री बेचता रहा और धन कमाता रहा। इसलिए अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में बाद में जो है उसने भाग लिया। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वह जो है कर्जदार से देनदार बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका कर्जदार से देनदार बन गया, वह देने वाला बन गया। इसलिए सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ही था। और आर्थिक महामंदी का शिकार अमेरिका भी हुआ, लेकिन इस पर भी कम प्रभाव हुआ क्योंकि इसने जो है धन कमा लिया था, उसके पास में धन जो है प्रथम विश्व युद्ध में बन गया था। इसलिए उसका प्रभाव जो है अमेरिका पर कब रहा। तो इसमें जर्मनी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, फ्रांस का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ आर्थिक महामंदी में, रूस पर का ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ और अमेरिका का भी ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं हुआ। इसलिए आर्थिक महामंदी के जो शिकार हुए वो देश हुए जिन्होंने पहले ऋण ले रखा था, उन पर और अधिक जो है ऋणों की मार बढ़ गई और उनकी स्थिति जो है दयनीय हो गई। इस प्रकार से आर्थिक महामंदी का दौर यह 1929 से 1932 तक चला। उसमें विश्व के देशों की कमर तोड़ करके रख दी और जो है एक आर्थिक जो है महामंदी का दौर जो है शुरू हुआ। और ये जो टॉपिक हैं आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।